Tell Vasudev Yadav from Coco. Oh my God! कल शाम 5:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। शिव के गुस्से में तोड़ा आनंदी का दिल। अब क्या करेगा शिव अपनी रूठी आनंदी को मनाने के लिए? बालिका वधू कल रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। Van de Graaff generator. What does it generate? This is a device which generates very high potential. हमको हाई पोटेंशियल की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो आंसर है कुछ न्यूक्लियर के ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको हाई पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है. We need the particles which have very high potential. क्यों? हम चाहते हैं उनके पास बहुत एनर्जी हो और एनर्जी का फॉर्मूला Q into V. What is this V? Potential. एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम 10 लाख पोटेंशियल पर रखेंगे, it will have a lot of energy. और अगर इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, then this will be a very large kinetic energy of mv square, and that will give a very high velocity to that particle. हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी किस एक्सपेरिमेंट में देना चाहते हैं? When we want to strike a particle with a nucleus, अगर हम एक न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो उसको तोड़ने के लिए हम एक हीलियम न्यूक्लियस लेते हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल का न्यूक्लियस लेते हैं और उससे इसको हिट करते हैं. हिट करेंगे तो ये टूटेगा, इसके अंदर और कौन से पार्टिकल है हमको पता चलेगा. हिट करने में क्या प्रॉब्लम होता है? जिस पॉजिटिव पार्टिकल को हम इसकी तरफ भेजते हैं उस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और ये रिपल्शन का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जैसे ये नजदीक पहुंचेगा इसका R छोटा होता जाएगा, किसको अप्रोच करेगा? जीरो. अगर ये R जीरो हो गया, अप्रोच करेगा तो फोर्स कहां पहुंचेगा? इंफिनिटी. बहुत ज्यादा फोर्स लगता है रिपल्शन, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हिट नहीं करता. इसके पहले ही ऐसा चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर देगा. एक चार्ज हमने इसके निशाने पर भेजा कि इतना 10 मिलीमीटर दूर तक पहुंचा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया. अब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, अब ये इससे 8 मिलीमीटर तक आया, ज्यादा स्पीड थी, फिर वापस चला गया. तो और ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो 4 मिलीमीटर आएगा. एक स्पीड ऐसी होगी ज्यादा जब वो आएगा और रुकने के पहले इसको हिट कर देगा. उस स्पीड से हम इसको फेंकना चाहते हैं ताकि ये जाए और इसको हिट कर दे. तो हमें क्या देना है? वेरी हाई स्पीड. अगर हम हाई स्पीड देना चाहते हैं तो उसकी क्या ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम कहां से लाएंगे? तो हमको मैकेनिकल एनर्जी का सिस्टम मालूम है. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो, फिर हम उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करेंगे और इस पार्टिकल को हिट करेंगे. अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी देना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? उसकी वोल्टेज को बहुत हाई करो. जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, तो हमको ज्यादा हाई वोल्टेज करने के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए एंड वैन de Graaff इज दैट इक्विपमेंट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. वैन de Graaff जनरेटर की वर्किंग के लिए आपको पहले 2-3 प्रिंसिपल समझने हैं. पहले हम लोग एक प्रिंसिपल करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस. ओके, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बट वी विल डू इट फर्स्ट. दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इसको चार्ज मिलता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है. इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक समान है या अलग अलग है? एक समान है. क्या प्रूफ है इसका? ओके, अगर ये इस तरह का है
को हमने चार्ज दिया। अब इसमें पोटेंशियल एक समान है या अलग अलग है? ओके, हमने इसको चार्ज दिया। चार्ज कहाँ रहेगा? आंसर है आउटर सरफेस पे रहेगा। रीजन आप सबको मालूम है, रिपेल करके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। आउटर सरफेस पर रहेगा, जाकर वहां वो अपनी जगह सेटल हो गया। उसके बाद क्या वो चार्ज चल रहा है कि रुका हुआ है? रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम में जहां भी जाना है एक बार जाएगा और जाकर फिर वहां खड़ा हो जाएगा। अब ये चार्ज रुका हुआ है। चार्ज और पोटेंशियल का एक रिलेशन आपको मालूम है, द चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दोनों पोटेंशियल दोनों पॉइंट के बराबर हैं तो चार्ज किधर जाएगा? किसी भी तरफ नहीं जाएगा। इसके चार्ज कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो बताइए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम। इन दोनों पॉइंट का चार्ज कहीं भी नहीं जा रहे, ना इधर से इधर ना इधर से इधर, तो इनका पोटेंशियल कैसा है? सेम। इस तरह से हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम। तो कंडक्टर की सरफेस किसी भी शेप की हो, उसका पोटेंशियल हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इट विल बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट करिए, irrespective of the shape of the conductor, irrespective of shape of a conductor, potential on the surface, potential on the surface will be same. Potential on the surface will be same. ठीक है? Because the charges are not moving. Because the charges are not moving. ओके, तो ये हमको अब समझ में आ गया, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब दूसरी चीज, चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। चार्ज डेंसिटी के लिए पोटेंशियल का एक फॉर्मूला देखिए, वी नो दैट V is equal to for a curved surface V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। अगर इस Q को हम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हम सबको मालूम है this upon area is equal to charge density. So Q को हम क्या लिख सकते हैं? Charge density into area. So this is charge density into area. Area of a spherical conductor is 4 pi r square. This is divided by 4 pi epsilon naught r square. पोटेंशियल का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंगल R, नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और V का R होता है। ओके, नाउ इफ दिस इज R एंड दिस इज R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट हियर इज सिग्मा इनटू R। एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो सिग्मा इनटू आर ये बचा। अब हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं कंडक्टर, उस कंडक्टर का भी कैसा होता है? कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सो दिस क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट। V एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। Therefore
सिग्मा इंटू आर इज कांस्टेंट। अगर सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट है तो इनका आपस में क्या रिलेशन हुआ? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका ये मतलब है स्फेरिकल सरफेस का रेडियस अगर छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? दैट विल बी लार्ज, हाई। और अगर रेडियस बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी छोटी होगी। कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं? यहाँ पर अभी हमने एक सरफेस देखी थी, दैट सरफेस वाज लाइक दिस। यहाँ पर देखिए ये एक कर्वेचर है, इस कर्वेचर का रेडियस ये r, यहाँ पर का कर्वेचर ये इसका r। सो दिस r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी। तो यहाँ पर एक एक यूनिट एरिया में चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, लाइक दिस। और यहाँ पर कम है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर ये दिस इज ए वेरी लार्ज रेडियस, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी। ये नेगेटिव है तो यहाँ तो चार्ज मिलेगा ही नहीं। इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। तो हमको अब ये बात समझ में आई, इन ए कंडक्टर सरफेस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम बट चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। Wherever radius is small, charge density is higher, and wherever radius is large, charge density is less. So, wherever we have corners, like if we have corner this way, then here charge density will be very large. इस तरह से corners पर charge density बहुत ज़्यादा होती है। हमारे घर में भी जो equipments होते हैं, like refrigerator, coolers, कभी आते जाते अगर उनके कोने में हमारा हाथ लगता है तो हमको करंट लगती है, पर बीच में हाथ लगता है तो करंट नहीं लगती। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल हर जगह बराबर है, ठीक है। यहाँ चार्जेस ज्यादा है तो अगर हमारा हाथ यहाँ लगता है तो ज्यादा चार्जेस फ्लो करते हैं एंड वी फील शॉक। ओके, तो एक चीज हमको समझ में आई कि जहाँ कॉर्नर्स होते हैं वहां पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये हमने इससे प्रूव किया और इससे समझे। अगर हमने एक इक्विपमेंट बनाया एंड दैट इक्विपमेंट इज दिस वे, ये पूरा मेटल है और इसको चार्ज दिया, ये कॉर्नर्स हैं, यहाँ का रेडियस ऑलमोस्ट 0 है तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। So at corners the charge density will be very large, भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव, कोई भी चार्जेस हो। ओके, so this is charge density related to radius or the corner. अब अगली चीज समझिए, that is corona discharge. कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल आपको देते हैं। दिस इज आर, यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्जेस आ गए क्योंकि
क्लाउड आपस में टकराए, उनमें फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने से उसके पार्टिकल चार्ज हो गए। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और ये इंडक्शन करके फोर्स लगाएंगे तो अर्थ में से माइनस चार्जेस ऊपर आ जाएंगे। वो माइनस चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्जेस खींचकर न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। उसका तरीका क्या है? तो ये उस माइनस चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं चारों तरफ। यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके कारण यहाँ जो माइनस है, इस माइनस पर फोर्स लगेगा। कितना? QE फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर ऊपर जाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हमारी एक बिल्डिंग है या एक पेड़ है, दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ। ये पॉजिटिव चार्जेस इसको भी यूज करते हैं, इस पर भी इंडक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि ये नजदीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो ये और नजदीक आ जाएंगे। जब ये इसके नजदीक आएंगे तो इस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स। जब इस फोर्स की वैल्यू इस एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? देयर विल बी आयोनाइजेशन, देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ दिस इंसुलेशन और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे और जाकर इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये एयर में से ऐसे उठकर जाएंगे। और अब एक्शन समझिए, दो चीजें होती हैं। जब ये माइनस यहाँ से उठकर जाता है तो कितने माइनस जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? आंसर है मिलियंस, करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर जाते हैं क्योंकि इसके पास करोड़ों पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जाएंगे और उनका फोर्स बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ दी लार्ज चार्जेस। इतना ज्यादा चार्जेस जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो रास्ते में जो एयर के एटम्स हैं उन एटम से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और इतनी स्पीड से टकराते हैं कि उसकी टक्कर के कारण ये वाले एटम, एयर के एटम गर्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उससे टकराया या इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और ये दूसरे एटम से टकराया, लेकिन बहुत ज्यादा कोलिजन्स होते हैं और कोलिजन्स के कारण ये एटम गर्म हो जाते हैं। जो चीज गर्म होगी वो अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो चमकने लगती है। तो एयर के पार्टिकल्स हीट अप होके चमकने लगते हैं और चमकते हैं, सब तरह के कलर दिखते हैं और हमको वो दिखता है व्हाइट। तो यहां से यहां तक डिस्चार्ज होता है, ये सारे पार्टिकल आपस में टकराते हैं और ऐसे चमकते चले जाते हैं। इसको हम देखते हैं, इस चमक को, और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज लाइटनिंग। ये लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग में जो हम लाइट देखते हैं वो लाइट किसकी होती है? दोज आर ब्राइट पार्टिकल्स ऑफ एयर एटम्स। वो वाले एयर एटम जो बहुत गर्म हो चुके हैं और गर्म होकर चमक रहे हैं। क्यों गर्म हुए हैं? कोलिजन के कारण। कोलिजन क्यों हुआ है? डिस्चार्ज के कारण। डिस्चार्ज मीन्स व्हाट? ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए, इस पॉजिटिव के साथ इसको न्यूट्रलाइज किया, इसका चार्ज खत्म हो गया, इसका चार्ज भी खत्म हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, चांसेस हो सकते हैं कि ये इतना तेज हो कि रास्ते की हवा गर्म होकर चमकने लगे। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर डिस्चार्ज बहुत फास्ट होगा तो होगा और अगर स्लो होगा तो नहीं होगा। ऐसा अगर 100 बार होता है तो एक आध बार इतना तेज होगा कि हमको दिखेगा, बाकी बार दिखेगा भी नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये होता है डिस्चार्ज एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लाइटनिंग। अब इस लाइटनिंग का अगला इफेक्ट देखिए। अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहां तक आए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे,
अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? आंसर है ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन लाएगा। अर्थ से इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां तक पहुंचे जहां उनकी जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन जब वहां तक जाएंगे किसके थ्रू जाएंगे? तो आंसर है कंक्रीट के थ्रू जाएंगे। एंड कंक्रीट इज ए बैड कंडक्टर। उसमें जब इलेक्ट्रॉन को जाना होता है तो वो बहुत सारे पार्टिकल से टकरा कर जाते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? करोड़ों। किस स्पीड से जाते हैं? विद ए वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इधर फोर्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इतनी हाई स्पीड से जाते हैं, इतने ज्यादा जोर से टकराते हैं सीमेंट से, कंक्रीट से, लकड़ी से, हर चीज से, कि वो गर्म होके उसमें आग लग जाती है, वो जल जाता है। तो यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया जल जाता है। हमको यहां चमक दिखती है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये पोर्शन जल गया और हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग हुई है, बिजली गिरी है, उससे ये जल गया। तो ये बिजली गिरने का, लाइटनिंग होने के पीछे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? कभी भी किसी पेड़ पर, किसी बिल्डिंग पर जिस पर बिजली गिरती है, अगर आप उसके पास जाकर देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल काले रंग की ऐसी ट्यूब दिखेगी जो अर्थ के अंदर तक जाती है और अर्थ में गड्ढा भी हो जाता है। कभी भी ऐसा जला हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा वर्टिकल दिखेगा। क्यों? वो चार्जेस के जाने का रास्ता है, अर्थ के अंदर से क्लाउड तक जाने का रास्ता है। उस रास्ते में जो जो आएगा उससे टकराकर वो उसको जला देगा और ये उसका रास्ता। इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? कूलम्ब फोर्स। ये बहुत सारे प्लस और ये बहुत सारे माइनस, ये रास्ते में आता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की चीज समझ में आई। अब लाइटनिंग में हम क्या देख रहे हैं कि जो चीज ऊंची होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाली बिल्डिंग चलेगी, और इसके बाजू में ये छोटी बिल्डिंग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा क्योंकि ये दूर है, तो ये बिल्डिंग बच जाएगी, इसके जलने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जहां पर ऊंचे पेड़ होते हैं वहां पर पेड़ों पे लाइटनिंग गिरती है, ठीक है। इसलिए जो भी ऊंची चीज होगी उस पर लाइटनिंग आएगी और छोटी चीजें जो है वो उससे बच जाती है। अब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं जो पेड़ों से भी ऊंची होती है, तो ज्यादा चांस क्या है कि उस बिल्डिंग पर लाइटनिंग होगी, उसके अंदर डिस्चार्ज होगा और वो बिल्डिंग जल जाएगी। अब उस बिल्डिंग को हम बचाना चाहते हैं एंड वी यूज लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर किस तरह से काम करते हैं उसको देखिए। अरेस्टर की वर्किंग कैसी होती है। लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पर हमने मेटल लगाया और इस मेटल में ये कॉर्नर्स बना दिए और यहाँ से ये नीचे इस तरह से इसको जोड़ दिया। अब ये इस बिल्डिंग से भी ऊंचा है, तो बिल्डिंग पे हमने लगाया, लास्ट में इसको ऊंचा कर दिया। यहाँ पर जब क्लाउड आएंगे देयर विल बी इंडक्शन। इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस चार्जेस आ जाएंगे। अब चूंकि ये कॉर्नर बना हुआ है इसलिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से इन दोनों के बीच फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो बीच वाले एटम्स में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से ये माइनस इधर चला जाएगा और ये वाले प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है उस समय ये लाइटनिंग ना भी हो, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा ये गए तो यहाँ पर लाइटनिंग हो भी सकती है और नहीं तो नहीं भी हो सकती। कोई जरूरी नहीं है कि लाइटनिंग हो। तो जैसे ही क्लाउड यहाँ पर आते हैं और इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इंडक्शन के कारण माइनस आएगा, देयर विल बी चार्ज डेंसिटी, वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। तो क्लाउड यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्लाउड डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़े, जो इसने यहाँ यूज कर लिए, ये कहाँ से लाएगा? अर्थ से।
नाउ दिस इज ए गुड कंडक्टर। अगर ये अच्छा कंडक्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में से जब आते हैं तो उसको हीट नहीं करते। हीट किसको करते हैं? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। अच्छा कंडक्टर गर्म नहीं होता बिकॉज इट गिव्स पाथ टू चार्ज टू मूव। ठीक है, जैसे अगर आप चौड़ी सड़क पर जाते हैं तो आपको किसी से टकराने की, ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, यू कैन गो विद स्पीड। और अगर छोटी गली होगी, भीड़ वाली चीज होगी तो टकराते टकराते जाना पड़ेगा। दैट इज ए इंसुलेटर और ए बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये गर्म नहीं होगा, ये गर्म नहीं होगा, ये ऐसा जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा और जो इसके साथ में हमारी बिल्डिंग है ये सेव हो जाती है क्योंकि ये वाला एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये एक्शन? क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए ये और छोटा रास्ता मिल गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इससे ज्यादा है। इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर इसको सेव कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, डिस्चार्ज होता है। दिस इज ऑल एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना। अब इसमें एक छोटा सा फिनोमेना और है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर वेरी लार्ज। यहाँ पर इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं कि ये जब डिस्चार्ज होता है तो ये फव्वारे जैसा चलता है, जैसे एक शॉवर चलता है। एक बड़ा तेज शॉवर यहाँ से चला और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें चले गए। ये जो शॉवर जैसे चार्जेस जाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इस फिनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। This is corona discharge. So, from the corners, a large quantity of charge travel to the opposite charge. This phenomena is known as corona discharge. Corona discharge में क्या होता है? Corona discharge में large quantity transfer होती है। क्यों लार्ज क्वांटिटी ट्रांसफर होती है? क्योंकि हमने वहां कॉर्नर्स बनाए हैं और कॉर्नर्स में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चार्ज जल्दी जल्दी दूसरे सरफेस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको दो सरफेस के बीच में चार्ज को ट्रांसफर करना है, हाउ वुड यू लाइक टू मेक दिस सरफेस? ए प्लेन सरफेस और ए ब्रश? क्या बनाना चाहेंगे आप? एक ब्रश बनाएंगे क्योंकि इसके हर कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी एंड देयर विल बी ए कोरोना डिस्चार्ज। उस कोरोना डिस्चार्ज के कारण चार्ज ट्रांसफर बहुत फास्ट होगी। ओके, सो दिस इज फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, फास्ट चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, एंड दिस इज लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये एक प्रिंसिपल हम समझे। अब एक दूसरा प्रिंसिपल समझिए, मेटल शेल। इसकी दो सरफेस के बारे में सोचिए, ये है अंदर की सरफेस और ये बाहर की सरफेस। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ रहेगा? तो आंसर है वो चार्ज बाहर की सरफेस में रहेगा, यहाँ। अंदर की सरफेस में कोई चार्ज नहीं रहता है। रिपल्शन के कारण चार्ज हमेशा बाहर की सरफेस में रहेंगे। तो ये प्रिंसिपल हम नोट कर लेते हैं, द चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। नाउ इफ वी गिव चार्ज टू ए इंटरनल सरफेस, अगर इसको हम चार्ज देंगे तो ये इस चार्ज का क्या करेगा? ये इमीडिएटली इस चार्ज को बाहर ट्रांसफर कर देता है और अंदर का चार्ज फिर से कितना हो जाता है? 0। तो अंदर में कितना चार्ज रहता है? 0, और जितना भी चार्ज Q है वो बाहर बाहर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर हमारे किसी एक पार्टिकल के पास चार्ज है ओनली 2 और उसका वोल्टेज भी है 2, इसके पास चार्ज है 1000 और इसका वोल्टेज भी है 1000, इसके पास 1000 चार्ज, 1000 वोल्ट, इसके पास
2 चार्ज 2 वोल्ट। लेकिन ये पार्टिकल हम चाहते हैं कि ये अपना चार्ज इसको दे दे। क्या तरीका हो सकता है? दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में आया हुआ है कि इसका चार्ज हम इसको देना चाहते हैं। इफ वी कनेक्ट द टू तो क्या होगा? द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और इसका वोल्टेज 1000। तो चार्ज यहां से यहां आएगा, इससे यहां नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका चार्ज इसको दे। तो उसके लिए तरीका है, वी विल मेक ए कैविटी और इस कैविटी से इस पार्टिकल को अंदर पुश कर देंगे, दैट पार्टिकल विल टच हियर। अब ये वाली सरफेस के पास कितना चार्ज है? 0। और ये पार्टिकल के पास कितना चार्ज है? 2। तो ये पार्टिकल ज्यादा रिच है, ओके। ये अपना चार्ज उसको दे देगा। जैसे ही उसको चार्ज देगा, ये क्या करेगा? उस चार्ज को बाहर ले जाएगा। ये बाहर चला गया। अब इस सरफेस के बाद फिर कितना चार्ज हो गया? 0। अब हम एक और पार्टिकल ले गए, उस पार्टिकल ने फिर इसको चार्ज दिया 2। इसका चार्ज कितना है? 0। अंदर वाली सरफेस हमेशा क्या दिखाती है? चार्ज 0। और ये 2 चार्ज जैसे इससे टच होगा तो अंदर वाली सरफेस इससे 2 ले लेगी, लेकिन लेके अपने पास नहीं रखती है। वो क्या करती है? इमीडिएटली उसको बाहर भेज देती है। बाहर भेज देगी और अंदर में चार्ज फिर कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से इसके पास 10,000 या 1000 चार्ज है, उसके बाद भी 2 चार्ज जिसके पास है ये उसको हम दे सकते हैं। तरीका क्या है? अंदर से सरफेस को टच करेंगे, ये चार्ज इसमें चला जाएगा। ये मेथड है कम पोटेंशियल कम चार्ज से ज्यादा चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर करने का। तो कर्वेचर के अंदर से हमको टच करना है, द चार्ज विल ट्रांसफर। अच्छा, तीसरा प्रिंसिपल समझिए। तीसरा प्रिंसिपल है कि जब हमने इसको चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल 1000 है, तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा? तो आंसर है इसके अंदर भी पोटेंशियल 1000 ही होगा। अगर यहाँ का V 1000 है तो यहाँ का V कितना होगा? 1000। हर जगह पर 1000। यहाँ जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, हर एक को कितना पोटेंशियल मिलेगा? 1000। अब ये वाला पार्टिकल बाहर हमारे पास है, इसके पास कितना पोटेंशियल है? 2। ये 2 पोटेंशियल वाला पार्टिकल हम ले गए और हमने यहां से इंसर्ट किया, इंसर्ट करके इसको अंदर ले गए। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है इस पूरे का पोटेंशियल 1000 है, इसके अंदर ये पार्टिकल गया है, इसलिए इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? 1000। और इसके पास अपना पोटेंशियल 2 है, वो एनर्जी ऑलरेडी इसके पास है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 1002। तो अगर ये V डैश पोटेंशियल लेकर जाता है और इस शेल का पोटेंशियल V है, तो अंदर जाते ही इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस V डैश। V किसके कारण से? शेल के कारण, और V डैश इसका अपना। तो इसका पोटेंशियल 1002 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो चार्ज किधर से किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लोअर। तो द चार्ज विल गो फ्रॉम 1002 टू 1000। इस तरह से इसका चार्ज, भले वो सिर्फ 2 है, वो इसके पास आ जाएगा। जैसे ही वो चार्ज इसके पास आएगा, ये उसको कहां भेज देगा? बाहर भेज देगा। इस तरह से हम छोटे से चार्ज को भी खाली कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन की बहुत वैरायटी बनती है। जैसे अगर हम 2 कंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं, एक कंडक्टर के पास चार्ज है 10, एक के पास है 20। 2 को हम आपस में जोड़ के क्या इस चार्ज को खाली कर सकते हैं? खाली मतलब क्या? हमने इसको जोड़ा, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका लो है, चार्ज ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसे फ्लो होते होते इसका पूरा चार्ज खाली हो जाएगा? नहीं होगा। कब तक खाली होगा? जब तक दोनों का वोल्टेज इक्वल। अगर वोल्टेज इक्वल जब होगा, तब इसके पास भी कुछ चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, तो चार्ज इसके पास बचेगा।
इसका मतलब यह है कि किसी भी चार्ज बॉडी से हम कंप्लीट चार्ज नहीं निकाल सकते, राइट। और अब हमारा जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो ये है कि एक बॉडी में से आप कंप्लीट चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो कैसे निकाल सकते हो, मैं टेक्निक याद रखिए। जिस बॉडी से कंप्लीट चार्ज निकालना है उसको एक शेल के अंदर ले जाएंगे और अंदर ले जाकर यहां टच करा देंगे। अंदर में यहां पर चार्ज कितना रहता है? जीरो। जैसे ही ये टच होगा इसका चार्ज कम होता जाएगा, किस लेवल तक? जीरो। तो जितना भी चार्ज होगा पूरा का पूरा इसके बाहर आ जाएगा, इसके पास चार्ज क्या होगा? जीरो। तो एक शेल है, शेल के अंदर हम उस बॉडी को ले गए, अंदर ऐसा टच कराया, वापस निकाल के ले आए, अब उसका पूरा का चार्ज खाली हो गया। सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन डिस्चार्ज कंप्लीटली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं कि आप किसी भी बॉडी का चार्ज पूरी तरह से कैसे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड, टच इट इनसाइड। ओके, तो अब आपको 3 चीजें समझ में आ गई। एक, चार्ज ट्रांसफर के लिए कोरोना डिस्चार्ज एक फिनोमिना होता है। दूसरा, शेल के अंदर अगर अंदर की सरफेस पे चार्ज हमेशा कितना होता है? जीरो। जो बॉडी उससे टच होगी उसका चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तीसरा, कोई भी बॉडी जो शेल के अंदर एंटर करेगी उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस V डैश। V कौन सा है? जो पूरे शेल का है, और V डैश जो ये अपना पोटेंशियल लेके गई। उस समय अगर हम इसको बॉडी के साथ टच करेंगे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम स्मॉलर बॉडी टू द शेल। ये 3 प्रिंसिपल समझ में आ गए। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है? वान डी ग्राफ जनरेटर में ये शेल होता है, ये एक शेल है और इस शेल पर हम चार्ज इकट्ठा कर करके इसका पोटेंशियल हाई बना देते हैं और उसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमको एक कैविटी चाहिए तो यहाँ एक हम कंक्रीट का स्टैंड लगा देते हैं। दिस इज कंक्रीट। ये है मेटल शेल, मेटल शेल, कंक्रीट, और इस स्टैंड पे हमने इसको ऐसा खड़ा कर दिया। अब इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल ले गए थे अंदर टच कराने के लिए, और हर पार्टिकल से हमने इसको 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट दिलाया था, और वो 2-2 करके हमने कितना कर लिया? 10 लाख कर सकते। तो देखिए, इसको देखकर हमको एक भिखारी की कहानी याद आती है। वो बड़ा अच्छा खाली कटोरा लेके बैठा रहता है। हम जाते हैं, हमारे पास 5 रुपया 10 रुपया होता है जेब में, हम 10 रुपए उसको दे देते हैं खाली कटोरा देख के। हम जैसे ही जाते हैं वो हमारे 10 रुपए को बोरे के नीचे रख लेता है और उसका कटोरा फिर से खाली हो जाता है। दूसरा आदमी आता है, वो भी 10 रुपये देता है, शाम को जाके अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर देता है। 5-10 साल बाद जब वो मरता है तो पता लगता है उसके बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा है, और हम लोग तो 10 रुपए वाले। लेकिन वो चमकाता क्या था? खाली कटोरा। ये अंदर खाली कटोरा है। हमारा चार्ज यहाँ से चार्ज पार्टिकल जाता है, उसके पास कितना चार्ज है? 2 सिर्फ, और इसके पास कितना है? 10,000। लेकिन अंदर में कितना? 0। अंदर में 0 रहता है। तो जैसे ही वो 2 चार्ज वाला पार्टिकल इसको टच करेगा वो 2 इसको दे देगा और ये उसको तुरंत ट्रांसफर कर देगा बाहर, वो अपने बैंक में डाल देता है। ये चीज होती है, और ऐसा कर करके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ये करने के लिए हम मैकेनिज्म बनाते हैं। क्या मैकेनिज्म बनाते हैं? एक मेटल का शेल लेते हैं, उसको एक कंक्रीट पे खड़ा कर देते हैं, पार्टिकल को ऊपर ले जाने के लिए ये एक मोटर का पुली सिस्टम बनाते हैं। ये एक नायलॉन की बेल्ट है और इस बेल्ट को चलाने के लिए मोटराइज्ड पुली लगा देते हैं, मोटराइज्ड पुली। और ये है नायलॉन बेल्ट। अब इस नायलॉन बेल्ट से हम बहुत सारा चार्ज ऊपर भेजना चाहते हैं, तो हम इसको चार्ज देने के लिए एक बैटरी रखते हैं। प्लस माइनस, और बैटरी का दूसरा सिरा अर्थ कर देते हैं।
यहां से हम इसको चार्जेस देंगे, चार्जेस बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो, इसके लिए हमारे पास कौन सा फिनोमिना है, कोरोना डिस्चार्ज। तो यहां पर हम एक कॉम लगा देते और इसको इससे कनेक्ट करते हैं। अब इसके पास कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहां से माइनस को खींच लेते हैं। जैसे ही नायलॉन से माइनस को खींचते हैं, यहां पर कौन सा चार्ज पैदा हो गया, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, नायलॉन इज ए बैड कंडक्टर, तो ये चार्ज ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वहीं खड़ा रहता है, बिकॉज नायलॉन इज ए बैड कंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, मोटर से इस नायलॉन को ऊपर भेजते हैं, बेल्ट को, और ये जो चार्ज वाला एरिया है, ये एरिया ऐसा ऊपर जाना शुरू होता है, ये एरिया ऊपर जाएगा, नीचे दूसरी बेल्ट आएगी, ये चार्ज उसको मिलेगा, फिर तीसरी आएगी उसको मिलेगा। तो धीरे से हम क्या देखते हैं कि ये सब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहे हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाते हैं, क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बेल्ट जा रही है, तो बेल्ट के साथ ये ऊपर गए, यहां तक इसके अंदर एंटर कर गए, ये हमने इसके अंदर पहुंचा दिया। अब ये जब अंदर पहुंचे हैं चार्ज पार्टिकल, तो इसको हम इस सरफेस से टच कराना चाहते हैं। इसके लिए हम यहां पर फिर वही डिवाइस लगाते हैं। इस डिवाइस को हम कहेंगे कॉम C1 एंड दिस इज कॉम C2। ये जो कॉम लगेगी, इस कॉम को हमने इस सरफेस से कनेक्ट कर दिया यहां से। इस कॉम में क्या एक्शन होता है, ये कैसे चार्जेस जा रहे हैं, पॉजिटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाकर इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन ने इसको न्यूट्रलाइज किया, तो इसके पास कौन से चार्ज बचे, प्लस। वो प्लस चार्जेस यहाँ रिपेल होकर यहाँ आ जाते हैं और इस सरफेस को मिलते हैं। तो देखिए, बैटरी ने कौन से चार्ज दिए थे, प्लस, और यहां से ये चल के इसको कौन से मिल गए, प्लस। तो बैटरी ने जो चार्ज दिया, वो हमने मैकेनिकल एक्शन से यहां पहुंचा दिया। यहां जैसे ही चार्ज आएगा, वो इसको मिलेगा, और इसको मिलेगा तो यहां से वो कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस में, ये, और आउटर सरफेस का चार्ज बढ़ गया। जब आउटर सरफेस का चार्ज बढ़ता है, तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। इस तरह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, चार्ज भी इंक्रीज हो गया और पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। यहां पर बेल्ट का चार्ज क्या रह गया, 0, क्योंकि इसका चार्ज यहां चला गया। ये 0 वाली बेल्ट यहां नीचे आई, यहां से फिर से चार्ज लेकर गई। इस तरह से कंटिन्यूअसली यहां से चार्ज जाता है, हर पार्टिकल के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज होता है। और जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, उसके अनुसार जैसे ही ये अंदर जाता है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, V प्लस V डैश। ये V प्लस V डैश पोटेंशियल पर है ये सिस्टम, और ये किस पोटेंशियल पर है, V पे। इसलिए चार्जेस यहां से यहां मूव करते हैं। ये तरीका समझ आया। तो इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ता है। जब इसका पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। अगर इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 50,000 हो गया, तो इस कॉम का भी कितना हो गया, 50,000, और ये 2 वोल्ट लेके आया, 50,002। ये फिर ज्यादा हो गया, यहां से चार्ज इसमें चला जाएगा। इसलिए इसका वोल्टेज बढ़ते जाता है, ऑटोमेटिकली इसका बढ़ते जाता है, और इसके कारण इसका और बढ़ेगा, यहां से चार्ज ऐसा चला जाएगा। ये चार्ज रखता नहीं है, चार्ज को बाहर कर देता है, इसलिए इसका पोटेंशियल और बढ़ते जाता है, और बाहर से चार्ज निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ते जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन तक पहुंच सकता है, जब तक उसके आसपास का एटमॉस्फेयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं, तब तक यहाँ पर चार्ज करता रहता है। और इस सिस्टम को हम एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर अगर वैक्यूम है, एयर है, तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। या हम कोई ऐसी गैस रख सकते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर से भी ज्यादा, तो उतने वोल्टेज को वो सहन कर लेगी और उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा।
ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम हमने बनाया वैक्यूम। अब ये हाई पोटेंशियल इसका हो गया, हमारे यूज का क्या हुआ? यूज हम इसको कैसा करना चाहते थे? एक चार्ज पार्टिकल को देना चाहते हैं, तो यहां पर हम एक ग्लास ट्यूब रखते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में यहां पर हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा, हीलियम। इसका पोटेंशियल कितना होगा? जितना इसका पोटेंशियल है। जब इस पूरे शेल का पोटेंशियल 10 लाख पहुंचा तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया? 10 लाख। अब यहां इस ट्यूब के नीचे यहां हमने एक टेबल लगाया। इस टेबल पर वो पार्टिकल रखा जिसको हिट करना है और इसको हमने अर्थ कर दिया। अर्थ किया तो इसका पोटेंशियल कितना? 0। इसका कितना? 10 लाख। तो चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चार्ज यहां से चलता है, पूरी ताकत से आके इसको हिट करता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी कितनी है? इसके पास एनर्जी है Q इंटू V। और ये भी हमने कितना बना दिया? 10 लाख। इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा। अब ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि कूलम फोर्स कितना भी रिपेल करता रहे, ये जाके इसको हिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हाई एनर्जी पार्टिकल को यूज करते हैं। दिस इज अवर वे ऑफ यूजिंग इट। ओके, आपके जो एग्जामिनेशन में ये आता है क्वांटिग्राफ जनरेटर, ये मोस्टली 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। 5 मार्क्स में सिंगल क्वेश्चन ये होता है। तो वहां पर जब आप इसे लिखेंगे तो इसको लिखने का जो मेथड है वो मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें लिखा है, उसी तरीके से ही आप लिखेंगे। उसमें आपको इसको पॉइंट वाइज अलग अलग डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 उसमें आप देंगे इंट्रोडक्शन, नंबर 2 द प्रिंसिपल, वो जो 3 प्रिंसिपल हैं, नंबर 3 डिस्क्रिप्शन, नंबर 4 वर्किंग एंड नंबर 5 यूजेस। इस तरह से अगर आप 5 इसके पार्ट करके देंगे तो हर पार्ट में एग्जामिनर को 1 नंबर देना पड़ेगा। आपके 5 नंबर हो गए। अदरवाइज आप एक ऐसे जैसा लिखकर आएंगे, ऐसे जैसा लिखकर आएंगे तो कभी भी 5 में 5 नहीं देते। तो ये हम लोग एग्जामिनेशन में चेक करते हैं पेपर, तो ये हमारा मेथड होता है। लेकिन अगर आपने 5 दिए हैं तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने प्रिंसिपल लिखा कि नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि आपने सब टाइटल बना के। तो इसलिए सब टाइटल बनाकर लिखिए, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कुछ भी छूटा नहीं। तो इसलिए उसको पूरे 5/5 देने में कोई हिच नहीं होती, मिलते। ठीक है, तो ये है क्वांटिग्राफ जनरेटर। इसका एक डायग्राम आप देखेंगे। एक लेडी ने यहाँ पर ऐसे हाथ रखा हुआ है और उसके बाल खड़े हो गए। क्यों? इसका रीजन है कि जब इसके डोम के ऊपर हम ऐसे हाथ रखते हैं, टच नहीं करते, सिर्फ हमने ऐसा किया, देयर इज इंडक्शन। इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमारे हाथ में कौन से चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। बॉडी के टोटल चार्ज क्या होता है? 0। अगर उसमें से नेगेटिव यहाँ आ गए तो बाकी पॉजिटिव रिपेल होके पीछे जाएंगे। इसलिए बाल में कौन से चार्ज आ गए? पॉजिटिव। पहले क्या थे? 0। अभी सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। इसलिए एक बाल दूसरे बाल को रिपेल करता है। तो सभी बाल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं रिपेल करके। वो डायग्राम आप देखेंगे एंड दैट इज ए रियल पिक्चर। ओके, सो दिस इज क्वांटिग्राफ जनरेटर। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आफ्टर कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देन दिस चैप्टर इज ओवर।